आपको अभी जो है माइनर मेजर इंक्वायरी हाउ टू कंडक्ट ये सब बताया आपको। प्रोसीजर टू कंडक्ट इंक्वायरी जो आप लोगों को करना है सिलाई होने के बाद, है ना। तो अभी जो है डिटेल में सस्पेंशन क्या होता है, कल थोड़ा थोड़ा हमने बात किया था, आप पहले सुन लीजिए। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन के बाद रिवोकेशन क्या होता है, ये सब आपको बताएंगे, है ना। तो आपको जो डाउट है वही छोटी पेन से आप नोट करें, सो दैट आपका ओपन फोरम जब भी रखे तो तब आप अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके। ठीक है, तो ये अभिजीत शाह को मैं देता हूँ। आगे का अपना सस्पेंशन वगैरह का सेशन जो है वो अभी बराबर ध्यान से सुन लेना। उनकी इजी लैंग्वेज है, आपकी समझ में आता होगा, ये मेरे को लगता है। वेलकम बैक साथियों, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर, आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मेरा स्पीड कंट्रोल हो गया पहले से? जी सर, जी हाँ, मतलब सर, हो गया सर। हाँ जी सर, ठीक है, बराबर बराबर, स्पीड है ना? ओके, तो अभी हम मतलब बिफोर इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी कभी कभी चार्ज ऑफिसर को सस्पेंड करना होता है। ऐसा संजोग खड़े हो जाते हैं कि उसको सस्पेंड करना जरूरी होता है। जैसे कि आप सब मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि कोई एक्सीडेंट में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, तभी क्या उसका माइंडसेट बिगड़ जाता है पूरा, है ना। मतलब डिरेलमेंट हो जाता है, या तो स्पीड केस हो जाता है, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, व्हाटएवर, मतलब अनयूजुअल कुछ हो जाता है तो वो मतलब घबरा जाता है और इसका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे माहौल में उससे नौकरी करवाना मुनासिब नहीं होता। इसलिए ऐसे चार्ज ऑफिसर को जिसने मतलब जो भी ऐसा काम किया है उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं। एक तो ये हो गई बात। और ये दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जहां सस्पेंशन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों को प्राइवेट केस, गवर्नमेंट केस, ये सब लिखना पड़ता है बिफोर ही ज्वाइन ड्यूटी, है ना, डेली लिखना पड़ता है। और कभी कभी रिजर्वेशन में भी ऐसा होता है कि ओपनिंग डेट में मतलब बहुत रस होता है, और जो रिजर्व स्टाफ है उसको भी अपना प्राइवेट केस, गवर्नमेंट केस जैसे बुकिंग वाले लिखते हैं ऐसे उसको भी लिखना पड़ता है। अभी इसमें रेलवे ने तो ऐसा सेटअप रखा है कि भी काम सुचारू रूप से चलता है कि नहीं, उसकी देखभाल करने के लिए पूरा विजिलेंस टीम बना है जो मतलब देखते हैं। कमर्शियल में सीएमआई वगैरह होते हैं, आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सीएलआई होता है, आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फुट प्लेटिंग वो अनएक्सपेक्टेड कर लेते हैं कभी कभी, तो मतलब वही काम बराबर चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए ये सब रेलवे ने सेटअप किया है। तो कभी कभी सस्पेंशन मतलब कोई आदमी कोई भी मतलब रीजन से, जैसे कि जेल में चला जाता है पर्सनल रीजन से भी, और प्रशासन को मालूम हो जाता है, तो उसको हम डीम्ड सस्पेंड करते हैं ना। तो उसका फोन नंबर अतुल सर ने बताइए आपको, लेकिन फिर भी मतलब SF1 होता है, नॉर्मल सस्पेंशन होता है, SF2 होता है, वो डीम्ड सस्पेंशन होता है। तो मतलब कोई भी आदमी अगर 48 आवर तक जेल में रह जाता है तो डीम्ड सस्पेंशन है। कोई क्रिमिनल केस हो गया उसके ऊपर, या तो कुछ और हो गया और जेल में चला जाता है तो होता है। कोई मारा मारी झगड़ा के अंदर, कोई ऑफिस के अंदर, या तो कुछ भी पुलिस केस हो जाता है और जेल में चला जाता है 48 आवर्स के लिए, तो हम उसको सस्पेंड करते हैं। अभी सस्पेंशन आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, है ना। सस्पेंशन के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस देते हैं, जो स्टार्टिंग में 90 डेज तक जनरली 50% होता है ना। और सस्पेंशन का एक खासियत है, सस्पेंशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द मेजर चार्जशीट। तो सस्पेंशन अगर किसी का हुआ है तो आप ये समझ लो कि उसके पीछे मेजर चार्जशीट आना ही आना है ना। अगर मेजर चार्जशीट नहीं आता है तो सस्पेंशन के बाद क्या होता है, उसका पीरियड को डिसाइड करना होता है। सस्पेंशन जब भी होता है उसका पीरियड को डिसाइड करता है जब भी रिवोकेशन हो जाएगा तब। तो एक होता है पीरियड को डिसाइड करना होता है, एक होता है स्पेंट ऑन ड्यूटी और एक होता है नॉट स्पेंट ऑन ड्यूटी। तो सस्पेंशन के बाद मेजर चार्जशीट मेजर चार्जशीट को फ्रेम करते हैं, और अगर मेजर पेनल्टी ही इंपोज होती है ना, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद, वो मतलब पूरा DNR प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद अगर मेजर पेनल्टी इंपोज होती है तो जो सस्पेंशन पीरियड है वो नॉट स्पेंट ऑन ड्यूटी होगा, है ना। और अगर सस्पेंशन के बाद मेजर चार्जशीट भी दिया, इंक्वायरी भी हुआ,
लेकिन समहाउ माइनर पेनल्टी इम्पोज हुई, तो वो सस्पेंशन पीरियड है वो नॉट स्पेंट ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा, लेकिन स्पेंड ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो नॉट स्पेंड ऑन ड्यूटी और स्पेंड ऑन ड्यूटी में क्या अंतर है? जैसे सस्पेंशन हम किसी को करते हैं, कोई चार्ज ऑफिसर सस्पेंड होता है तो उसका 50% हम सैलरी देते हैं, ठीक है। अगर स्पेंड ऑन ड्यूटी हो जाता है तो उसका बाकी का 50% मिल जाएगा, अगर नॉट स्पेंड ऑन ड्यूटी होता है तो उसको 50% तो मिला ही है। तो सस्पेंशन को पेनल्टी नहीं है, वो अपने आप जुड़ जाएगा, लेकिन सस्पेंशन पीरियड है वो नॉन क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन पीरियड स्पेंड ऑन ड्यूटी हो गया तो उसको क्वालिफाइंग में माना जाएगा, लेकिन नॉट स्पेंड ऑन ड्यूटी हो तो क्वालिफाइंग में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी सस्पेंशन क्यों कर सस्पेंशन करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का 2-3 रीजन होता है कि भाई कभी ऐसा हादसा हो गया, करप्शन का हो या तो ट्रेन एक्सीडेंट का हो, तो उसके अंदर रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट जो है या तो विटनेसेस है जो वो घटना को मतलब उसने अपनी नजर मतलब आंखों से देखा है, तो चार्ज ऑफिसर जो इन्वॉल्व है वो हो सकता है कि वो जो विटनेसेस है उसको इन्फ्लुएंस में लाके उसको गुमराह करे, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट को वो नष्ट करने का प्रयत्न करे, इसलिए उसको काम से हटाकर उसको काम से हटाया जाता है। सस्पेंशन का इंटेंशन वही है कि वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विटनेस को गुमराह ना करे और जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, उसके साथ कोई टेम्परिंग ना करे। तो सस्पेंशन कभी कभी ऐसा होता है कि विजिलेंस केस के अंदर या तो ट्रेन एक्सीडेंट केस के अंदर हमें बहुत टाइम सस्पेंशन में रखने की जरूरत होती है आदमी को, कि उसका मानसिक स्थिति बराबर नहीं होता है, उसके दौरान उसको मेडिकल वगैरह स्पेशल मेडिकल वगैरह में भेजने का काम होता है। तो मतलब जब 90 डेज तक तो सस्पेंशन ऑर्डर चलता है तो हम 50% देते हैं, लेकिन कभी प्रशासन को 90 डेज से ऊपर रखने की बात होती है तभी एक कमेटी का गठन होता है। जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी को सस्पेंड करना है, सीनियर साहब ने सस्पेंड किया और उसको 90 डेज तक हमें सस्पेंशन से और आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो एडीआर होता है वो 3 अफसर की कमेटी को गठन करते हैं। उसमें एक तो सीनियर डीएमई जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तो एक ब्रांच ऑफिसर जो भी ब्रांच का एम्प्लॉई रोल है वो ब्रांच ऑफिसर रहेंगे और 2 जेल हेड ऑफिसर रहेंगे, और 90 डेज के बाद उसका रिव्यू होगा, रिव्यू जिसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ सस्पेंशन। तो रिव्यू में वो देखते हैं तीनों अफसर मिलकर कि भाई ये बंदे को अभी भी सस्पेंशन में रखना जरूरी है क्या। कई एंटी करप्शन से केस होते हैं, आपने देखा होगा सीबीआई के केस होते हैं, उसमें डायरेक्ट सीबीआई और एसीबी इन्वॉल्व हो जाती है ना। तो इवन सीबीआई और एसीबी से भी ये कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन आती है कि भाई जो एम्प्लॉय है उसको सस्पेंशन में ही रखा जाए, क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन चलता है, वही इंटेंशन से कि डॉक्यूमेंट को टेम्पर नहीं करे और विटनेस को गुमराह ना करे। तो उन केसों में 90 डेज से भी हमें ज्यादा सस्पेंशन में रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये 90 डेज से ऊपर रखनी है तो 15 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल चलती है उसकी कि भाई क्या उसको सस्पेंशन में रखना जरूरी है, और तीनों अफसर अगर साथ में उसका ओपिनियन देते हैं कि नहीं इसमें रखनी जरूरी है तो फिर उसका सस्पेंशन एक्सटेंशन हो जाता है। और वही टाइम पे सब्स्टिट्यूशन अलाउंस, ये कमेटी को पावर है कि वो 50% कम कर सके या तो 50% ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी 50% हम दे रहे हैं, तो 50% दे रहे हैं, उसका 50% हो गया 25%। तो अगर सस्पेंशन के दौरान एम्प्लॉई प्रशासन को कोऑपरेट नहीं करता है, उसको हाजिरी तो लगवानी है कहीं से भी, लेकिन हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जाना है, और फोन पे अगर उसको जब भी बात करे उसको फोन उठाए, मतलब वो अगर सस्पेंशन के दौरान वो प्रशासन को कोऑपरेट नहीं करता है तो ये कमेटी को पावर है कि वो 50% तक यानी कि 25% यानी कि 50% ले रहा है और 25% रिड्यूस भी कर सकते हैं। और अगर वो कोऑपरेट कर रहा है, उसको ऐसा लगे कि भाई सस्पेंशन का रीजन सिर्फ प्रशासनिक रीजन है और हमें रखने की आवश्यकता है क्योंकि दूसरी इंक्वायरी चल रही है, तो फिर उसका 25% बढ़ा भी सकता है 75% के हिसाब से। लेकिन जनरली कोई इंसान क्रिमिनल केस में अगर इन्वॉल्व है, इससे में सामान्य तौर पे ये सब्सिडी अलाउंस 50% से बढ़ाया तो नहीं जाता है, लेकिन कई किस्तों के अंदर डिक्रीज भी किया जाता है। आपको शायद मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो मालूम होगा कि 3-4 साल पहले एक लोको पायलट कोई रेप केस में फंसा हुआ था, अल्टीमेटली वो आदमी कन्विक्ट भी हो गया कोर्ट ऑफ लॉ से, और कलाकार कन्विक्ट भी हो गया, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, कन्विक्ट भी हो गया और उसको 14/1 के तहत डिसमिस भी कर दिया, ठीक है ना।
तो उस बंदे को सस्पेंशन में मतलब बहुत ही 90 डेज क्या 2 साल तक सस्पेंशन में रखने की जरूरत पड़ गई थी, है ना। तो मतलब मैं एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसे सीरियस केस होते हैं और ग्रेविटी जिसकी बहुत ही है, उस केस में हम सस्पेंशन में प्रशासन को ज्यादा दिनों भी रख सकते हैं साहब। तो ये सस्पेंशन को पेनल्टी नहीं है, अल्टीमेटली पेनल्टी मतलब चार्जशीट देने के बाद उसका स्पेंड ऑन ड्यूटी या तो नॉट स्पेंड ऑन ड्यूटी हो जाता है, ठीक है। तो ये सस्पेंशन हो गई। सस्पेंशन जनरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही सस्पेंड करते हैं। जैसे कि कोई लोको पायलट है तो उसको एएमई सस्पेंड नहीं करेंगे, है ना। एएमई जरूर टेलीफोनिक ऑर्डर दे सकते हैं, वर्बल ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल ऑर्डर है वो उसका कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, वो ही उसका साइन करके फॉर्मल ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई अभी सस्पेंशन की बात। अभी आप बोलो कोई अगर कोई आपको मतलब हम अभी एक थोड़ा सेशन ऐसा रखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर का। आपको कुछ पूछना है और कुछ और चीज जानना है तो हम आपको बता सकते हैं। डीएनआर के संदर्भ में आप बात करेंगे। और हमने आज जो हमारा सेशन लिया उसके दौरान हाउ टू इम्पोज मेजर एंड माइनर पेनल्टी, प्रोसीजर टू इम्पोज मेजर एंड माइनर पेनल्टी, सस्पेंशन, सील ऑफ पावर, इसके बारे में मतलब आप जरूर बात कर सकते हो। तो एक एक करके बात करेंगे तो मैं एक एक करके जवाब दे सकता हूँ। आप अपना अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप डीआर का जो बात होगी उस बारे में कुछ भी आपको सवाल हो बता सकते हैं। हाँ दीपक बोलो। सर ऐसा सुनने में आता है कि जैसे कोई SF11 दी है माइनर पनिशमेंट, हाँ उसमें अपन वापिस वो अपील कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि वापिस डबल हो जाएगी। ये जरूरी है क्या सर? क्या हो जाएगी अपील को, क्या हो जाएगा? अपन कोई भी चार्जशीट के सामने जैसा SF11 है माइनर पनिशमेंट, उसमें अपन 45 दिन के अंदर अपील करनी जरूरी रहती है। हम जो डिफेंस देंगे तो वो पनिशमेंट डबल कर देंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा है भाई, देखो कि ये यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात है। आप मतलब डीए ने जो पनिशमेंट दिया है आप उससे संतुष्ट नहीं हो, इसलिए आप अपील करना चाहते हो, बराबर है, राइट? राइट। अच्छा, अभी 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 अपीलेंट अथॉरिटी पे तो आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का पेनल्टी ज्यादा लग रहा है, इसलिए तो अपील अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, अपीलेंट अथॉरिटी के पास। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन चार्ज ऑफिशियल होता है, जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर में बात करूं तो देयर आर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट इन लीगल डिपार्टमेंट इन एक्सीडेंटल रिलेटेड डीआर केसेस, ठीक है। अभी जैसे कि इसको हुआ है तो मालूम ही है स्टेट केस का नॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट है कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल, ठीक है। अभी अभी जैसे कि आपका जैसे कि कोई स्पेड केस है और इसके अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने मतलब बहुत ही आपका पास्ट सर्विस और आपकी मेरिटोरियल सर्विस को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको थोड़ा लाइट पनिशमेंट भी दिया है, नॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट से हटके, है ना। और ऐसे माहौल में अगर आप अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाते हो और अपीलेंट अथॉरिटी देखेगी कि भाई नॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट तो ये पेनल्टी बोल रही है और ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने ये पेनल्टी दिया है, तो उन केसों के अंदर अपीलेंट अथॉरिटी पेनल्टी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। जहां उसको ऐसा लगा कि ग्रेविटी मैच नहीं हो रही है तो पेनल्टी को जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ाने के भी अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का प्रावधान किया है कि आपको एक शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। उसके अंदर जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो लिखेंगे कि भाई लुकिंग टू द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, I think that the penalty is much lesser than the prescribed norms of punishment. That's why I would like to announce the punishment. और punishment क्या है वो नहीं बोलेंगे, और आपको बोलेंगे you give your defense within 15 days. और आपका डिफेंस आने के बाद वो पनिशमेंट एनहांसमेंट नोटिस है उसका वो जवाब देंगे और पनिशमेंट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, पनिशमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर पनिशमेंट बढ़ाता है तो दैट अपीलेंट अथॉरिटी विल एक्ट एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जैसे कि सीनियर डीएलए साहब ने पनिशमेंट दिया है एक्सीडेंट रिलेटेड केस में, और आप डीआरएम के पास जाते हो और डीआरएम पेनल्टी को ग्रेविटी के हिसाब से बढ़ा देते हैं, तो डीआरएम उन केस के अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो जाएंगे और फिर आगे जाके आपका प्रिंसिपल एचओडी वो है वो अपीलेंट अथॉरिटी हो जाएगी और रिवीजन अथॉरिटी हो जाएगी एजीएम। तो ये होती है दीपक। सर हाँ अब हमारे मैकेनिकल के साहब है सीनियर डीएमई साहब, एडीएमई साहब, हाँ वो सस्पेंशन कर सकते हैं हमें या कोई चार्जशीट दे सकते हैं, पर अदर डिपार्टमेंट जैसे ट्रैफिक के है सीनियर डोम या सीनियर एओएम, वो एट ए टाइम हमको सस्पेंड कर सकते हैं क्या?
सस्पेंशन है वो डिपार्टमेंट रिलेटेड होता है, वही कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ आपका को रिलेटेड और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, और कुछ ऐसा कंबाइंड एक्टिविटी होने की वजह से ऐसा हादसा हुआ होगा, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एलिगेशन कर रहे हैं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये आदमी है वो गिल्टी है, और आपके अफसर को मतलब जो इसकी जानकारी देते हैं, तो आपको अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आदमी को सस्पेंड करना है तो सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अथॉरिटी कर सकती है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की अथॉरिटी नहीं कर सकती है। राइट सर, राइट राइट, थैंक यू वेरी मच सर। साइनिंग अथॉरिटी सीएडी में रहेंगे, अभी बताया ना। इवन एएमई, राइट राइट सर, एएमई भी फोन पे वर्बल या रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन साइड सर कई बार कंट्रोल ऑफिस में सुनने को आता है, सीनियर साहब बोलते हैं कि सस्पेंड कर दो इन्हें, जैसे लोको पायलट है उनको। सीनियर डीएमई को बोलते हैं, सीनियर डीएमई हो सकता है इतने काम में हो तो एडीएमई को बोलते हैं। अरे इवन सीएलआई को भी सस्पेंड करने का पावर है, आपको मालूम होगा पुराने जमाने में बीसीआर सस्पेंड कर देते थे, किसी की मजाल नहीं है। राइट राइट, एडीएमई और सीनियर डीएमई को कि आई हैव सस्पेंडेड दिस चैप, और सीनियर डीएमई को मानना पड़ता था, ये होता था पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्डर जाता है सीनियर डीएमई साहब से या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही। राइट सर, राइट राइट, थैंक यू वेरी मच सर। और जनाब बोलिए, कोई और है तो? हाँ सर, सर शाह साहब, शाह सर बोलिए जनाब। अच्छा, हाँ सर, ये जो SF5 इश्यू होता है उसके बाद में एक्यूज को 5 तरीके से ड्यूटी से मतलब रेलवे से हटाया जाता है, जिसमें आ गया है कंपलसरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिमूव फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, और एक सुपर एन्युएशन होता है। वो सुपर एन्युएशन किस तरह से होता है और क्या होता है? कोई सुपर एन्युएशन का प्रोविजन नहीं है। जो सुपर एन्युएशन की बात आप कर रहे हो वो होता है कंपलसरी रिटायरमेंट विथ ऑल पेंशनरी बेनिफिट। वो मतलब जैसे कि आप रिटायर्ड हो, मतलब जो कंपलसरी रिटायरमेंट का बेनिफिट है विथ ऑल पेंशनरी बेनिफिट, वो एक ऐसी पेनल्टी है कि उसमें आपका कोई मॉनिटरी लॉस नहीं होता है, लेकिन आप जैसे रिटायरमेंट ले रहे हो इस तरह से आपको हटाया जाता है, क्योंकि आपसे गलती दोबारा नहीं हो जाए, इसलिए मतलब आपकी पुरानी सर्विसेज को, मेरिटोरियस सर्विसेज को, इतनी लंबी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए अगर आपका क्लीन चिट डीआर रिकॉर्ड है तो ऐसे केसों में प्रावधान दिया है कि आपको कंपलसरी रिटायरमेंट किया जाए। और वो कंपलसरी रिटायरमेंट मतलब सुपर एन्युएशन, मतलब उसमें सुपर एन्युएशन का जो बेनिफिट मिलता है सारा बेनिफिट मिलेगा आपको। हाँ, विथ ऑल बेनिफिट्स, विथ ऑल बेनिफिट। लेकिन डिसीजन अथॉरिटी जब ये पेनल्टी को इम्पोज करते हैं तभी उसको रिटर्न में, राइटिंग में देते हैं कि उसको कितना पेंशनरी बेनिफिट का बेनिफिट देना है, 70% देना है, 80% देना है, 90% देना है, ऐसा। और कंपलसरी रिटायरमेंट के अंदर है ना, आप 3/4 से कम नहीं दे सकते हो, और रिमूवल के अंदर आप 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, ऐसा प्रोविजन है ना। जी सर। और ये सर 14/1 और 14/2, 14/1 क्या हो, 14/1 क्या हुआ? 14/1 ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉई अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर कन्विक्ट हो चुका है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब ये गुनाह हो चुका है ना, ये गुनाह साबित हो चुका है, तो उसके अंदर कोई भी इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती है, और सीधा 14/1 के तहत उसको डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर नोटिस देके ले सकते हैं। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ से गुनाह का साबित होना है ना, मतलब कन्विक्ट होना। 14/2 होता है कि जिसमें चार्ज ऑफिशियल ने कुछ नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम किया है ना, और ये ऐसा होता है कि जहां इंक्वायरी को मतलब करना संभव नहीं है ना, ऐसे माहौल के अंदर 14/2 के तहत नोटिस दिया जाता है, और उसको पनिशमेंट भी इस तरह से दिया जाता है। फर्क ये है 14/1 के अंदर चार्ज कोर्ट ऑफ लॉ ने प्रूव किए होते हैं, 14/2 के अंदर चार्ज प्रूव नहीं होते, लेकिन आदमी इस ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो गई, या तो जहां इंक्वायरी करना ही संभव नहीं है, इंक्वायरी होगी सर कोई सा लगेगा तो वहां स्टेपिंग कर देगा, ऐसा कुछ ऐसा माहौल है कि वहां जो मतलब इंसान इतना खूंखार है कि वहां इंक्वायरी करना ही मतलब शक्य नहीं है, ऐसे माहौल में 14/2 तक नोटिस जाता है। अच्छा, वो नोटिस भी जाता है 14/1 हो या 14/2 हो, उसमें जितने भी पेनल्टी इम्पोज किया है उसके अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस का हर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। 14/2 या तो 1 के नीचे किसी को रिमूव किया, डिसमिस किया, तो वो अपीलेंट अथॉरिटी, रिविजनरी अथॉरिटी, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब जगह जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने लोअर लेवल ने उसके साथ मतलब ये कर दिया प्रेसिडेंट में, ऐसा नहीं होता, उसको भी सारी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है।
सर 48 आवर्स तक अगर इम्प्रिजनमेंट होता है तो रेलवे को उसके अगेंस्ट में डीआर लेना ही पड़ता है कंपलसरी, या फिर उसमें से वो छूट सकता है? टू और ये अपने जो आप इंक्रीमेंट की बात करते हो 48 आवर्स की, उसके अंदर क्या होता है कि रेलवे को तो पता ही नहीं है कि भाई किस गुने के लिए अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि हम सिर्फ दिन सस्पेंड करते हैं, फिर हम पुलिस अथॉरिटी से पूछते हैं कि भाई इसको कौन से गुने के अंदर आपने मतलब जेल के अंदर डाला था, ऐसा है ना। और उसका गुना का चलता है, और उसका गुजराती में बोलते हैं उसका गुना रजिस्टर नंबर, ये सब उसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तलाश करती है कि भाई उसको कौन से गुने के नीचे, जैसे कि कोई क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व है ना। तो अभी ऐसे केस के अंदर जब एक अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको सस्पेंशन में रखेगा, सस्पेंशन के बाहर रखे। मतलब प्रशासन ये देखता है कि जैसे कि कोई पुलिस अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसीबी कर रही है, सीबीआई कर रही है, तो वो चार्जशीट देंगे भी तो क्या करेंगे, उसके ही सब विटनेस लेने पड़ेंगे, एसीबी, सीबीआई और ये तो पुलिस डिपार्टमेंट के, तो वो इंक्वायरी इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो जनरली चार्जशीट इन केसों में नहीं दिया जाता है, लेकिन उसका एक लिस्ट बनता है कि ये पेंडिंग केस है, पुलिस केस है, या तो एसीबी केस है, या तो बीएनसी केस है। ऐसा अगर आदमी का अगर बीआर क्लियरेंस लेने के लिए आएगा तो मना कर देगा भाई इसके ऊपर पुलिस केस चल रहा है, तो उसका प्रमोशन वगैरह सील कवर में रह जाएगा, या तो उसका प्रमोशन वो टेम्पररी अटक जाएगा, है ना। और फिर अगर पुलिस डिपार्टमेंट या तो एसीबी या तो सीबीआई से वो गिल्टी प्रूव हो जाता है तो फिर उसके ऊपर 14/1 का एक्शन तो लिया ही जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर जी। ओके आनंद, और कोई? नमस्ते सर। सस्पेंड होना, सर हाँ अशोक सर पूछ लिए, वांधो नहीं। हाँ सर बोलो। ये आपने माइनर चार्जशीट के अंदर लास्ट में एक बात बोली है कि रूल नंबर 31 के तहत कर्मचारी अपना मर्सी पिटीशन कर सकता है, तो वो किसको करना है और उसका रोल क्या होता है इसके अंदर? इसका रोल मतलब प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन किसको करना है? और ये 31 रूल का ये प्रोविजन है कि भाई मतलब चार्ज ऑफिसर को ये एलिमेंट नहीं चाहिए कि भाई डिसिप्लिन अथॉरिटी, अपील अथॉरिटी और रिव्यूअरी अथॉरिटी, है ना, वो तीनों डिफरेंट है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ। तो ये एक प्रोविजन है कि भाई आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करके आप उसको मर्सी पिटीशन कर सकते हो। लेकिन आपका जो चार्ज ऑफिसर का जो प्रिंसिपल एचओडी है वो तो ग्रेविटी को डिफाइन करेगा ना, और पेनल्टी को डिफाइन करेगा कि भाई डिविजनल अथॉरिटी ने ये पेनल्टी दिया, अपील अथॉरिटी ने ये एनहांस किया, ये तो रिड्यूस किया, डिविजनल अथॉरिटी ने ये तो एनहांस किया, रिड्यूस किया। जो भी है आपका जो मतलब जो उस चार्ज ऑफिसर का जो प्रिंसिपल एचओडी है इन वेरी न्यूट्रल वे वो डिसाइड करेंगे भाई वेदर दिस इज फिट केस टू बी सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और व्हाट। तो मतलब ग्रेविटी के हिसाब से आज एक आदमी ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात किया, ठीक है, और उसका 3 साल का इंक्रीमेंट बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल माइनर पेनल्टी विदाउट फीचर। अभी अपील अथॉरिटी ये बोलती है कि भाई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात किया तो चलो उसको काउंसिल कर दिया, तो ये पेनल्टी बहुत हार्श है, तो उसने रिड्यूस करके 1 साल का कर दिया, ठीक है। अभी उसको 1 साल का कर रहा है और रिवीजन पिटीशन किया, उसको रिवीजन अथॉरिटी के पास गया और रिवीजन अथॉरिटी ने बोला नहीं नहीं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ऐसा कल्चर आदमी बात करेगा तो ये पेनल्टी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको तो 3 साल का जो डिसीजन अथॉरिटी दिया था वो बराबर था, और वो अपने एनहांस कर देता है। तो फिर वो रिवीजन अथॉरिटी वहाँ डीए हो जाती है और उसका आगे का अथॉरिटी पीएचओडी और एजीएम उसका वो हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हर स्टेज पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का प्रावधान किया है प्रशासन ने, समझे ना। तो अगर आप चार्ज ऑफिसर का पीएचओडी ये समझता है कि ये जो मर्सी पिटीशन है वो आगे तक भेजने की जरूरत नहीं है, तो ही इज हैविंग डिस्क्रिशनरी पावर, उसकी ऑथोरिटी, बिकॉज ही इज हैविंग प्रोसीजरल पावर, तो उसका बात मानना पड़ेगा। ये बोलेगा नहीं दिस इज नॉट फिट कैसे टू बी सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसको बात को मान जाएगा और मानना पड़ेगा, और ये रिप्लाई दे देंगे भाई आपका जो मर्सी पिटीशन है वो मेरिटलेस है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी नहीं दी जा सकती, है ना। उसमें टाइम लिमिट है। ओके राइट सर, थैंक यू। मर्सी पिटीशन का भी टाइम लिमिट 45, अतुल साहब बता रहे हैं मर्सी पिटीशन का कोई टाइम लिमिट है, तो वो जो आपका जो ये है जो लास्ट रिवीजन पिटीशन का डिसीजन है उससे आप विदिन 6 मंथ कर सकते हो, विदिन 6 मंथ। यस, मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी अपील की जा सकती है यूं?
एड्रेस जरूर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होती है, लेकिन ये थ्रू प्रॉपर चैनल ही मैं ना, मर्सी पिटीशन भी डीए ए आरए सबके पास उसके व्यवहार के लिए जाती है, फिर बीएचओडी देखेंगे, फिर उसको ऐसा लगेगा तो वो रेलवे बोर्ड भेजेगा, रेलवे बोर्ड में भी एग्जामिन होगा, उसका डायरेक्टर देखेगा एस्टेब्लिशमेंट का, और फिर जाके ये सेक्रेटरी यूपीएससी को भेजेगा। ये बहुत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, इस तरह से ये चलती है। अल्टीमेटली जो भी राष्ट्रपति का डिसीजन वो आता है। अब हमारे पास भी ऐसे 2 केस थे, हमने डील किए हैं कि जिसमें राष्ट्रपति का डिसीजन होता है, जिसमें राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होती है, लेकिन यूपीएससी का सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, और वो ऑर्डर होके आती है, वहां से ऑर्डर फॉर्म में आती है सीधा कि मैं इतना परसेंटेज कटिंग पेंशन करता हूँ, है ना, ऐसा करके। और मतलब रिटायर्ड केस में, और अगर ये केस होता है, अगर सर्विंग एम्प्लॉय होता है, तो उसमें ऑर्डर करके पेनल्टी क्या होती है, रिड्यूस की होती है, जो भी होती है, तो डिसीजन को मानते हैं नहीं मानते, उस तरह से आ जाता है ना। मतलब उसमें टाइम भी बहुत लगता है ना सर, फिर भी टाइम वो तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। यहाँ से आपको 6 महीने जब दिया जाता है रिवीजन पिटीशन के बाद, फिर 6 महीने के बाद वो प्रधान कार्यालय जाती है, प्रधान कार्यालय को अपना टाइम कंज्यूम करते हुए बोर्ड को भेजेंगे, बोर्ड अपना टाइम कंज्यूम करते हुए यूपीएससी सेक्रेटरी को भेजेंगे, और फिर जाके टाइम लगता है उसमें। कोई उसके पास, क्योंकि बियॉन्ड जीएम कोई मतलब उसके पास दे आर एम्पावर्ड, कभी भी वो डिसाइड कर सकते हैं ना। लेकिन एक बात अच्छी मुझे इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको कि किसी भी अथॉरिटी को अगर पेनल्टी को एनहांस करना है, तो उसके पास पावर विद इन 6 मंथ का ही है, समझे ना, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चार्जशीट एंड नॉट डेट ऑफ द मतलब डिसीजन। डेट ऑफ इश्यू ऑफ द चार्जशीट मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चार्जशीट से 6 महीने के अंदर पेनल्टी को एनहांस किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम होगा एक्सीडेंटल डीआर केस के अंदर सुओ मोटो रिवीजन होता है, सुओ मोटो रिवीजन है ना, उसमें कभी प्रशासन ने पेनल्टी दे दिया, लेकिन जो दूसरा प्रशासनिक अधिकारी है उसको ऐसा लगे कि भाई ये पेनल्टी कम है, ये पेनल्टी कम है, कैसे पता चलेगा? जैसे आपका ऑपरेटिंग या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी अनइवन होता है, अनयूजुअल होता है, या तो एक्सीडेंट रिलेटेड कोई चीज घटना घटती है, तो उसका एंट्री सिम्स में होता है, तो सिम्स में पेनल्टी का भी एंट्री होता है, और वो पेनल्टी सब अफसर देखते हैं, यहाँ से सीओएस तक, सीओएम तक देखते हैं, अरे आपका चीफ सेफ्टी ऑफिसर तक देखते हैं, और उसको ऐसा लगे कि भाई राजकोट डिवीजन में ये हादसा हुआ और इसका पेनल्टी इस चार्ज ऑफिसर को बहुत कम हुआ, चार्ज ऑफिसर को बहुत कम मिला है, तो वो अपने आप सुओ मोटो रिवीजन में डाल सकता है केस को, है ना। तो उस दौरान कर्मचारी तो अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर सकता है ना, अगर सस्पेंशन में नहीं है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। और कोई सर बोलिए साहब। अतुल सर, सर आपकी आवाज ठीक नहीं है। अतुल सर, बोलिए। हाँ बोलो बोलो, पूछो। हाँ बोलो। અરે એ પૂછવાનું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ મતલબ પનિશમેન્ટ તમને અત્યારે ન આપી શક્યું હોય તો એ પાછળથી ગમે ત્યારે સર્વિસ મળે ત્યારે આપે हिंदी में? हिंदी में बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कोई, हाँ हिंदी में ही बोल रहा हूँ, अगर कोई भी मतलब 10 दिन या 45 दिन का टाइम है, अगर उस दरमियान वो अपना बचाव के प्रस्तुत नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद कोई टाइम पीरियड है कि वो आगे उसको अपने बचाव के लिए बाद में लिख के दे सकता है? वेरी गुड फ्रांसिस, आपका सवाल बहुत सही है कि मतलब 45 दिन के अंदर कोई आदमी अपने दे नहीं पाया, बराबर क्या? 10 दिन में भी नहीं दे पाया। हाँ 10 दिन या 45 दिन में नहीं पाया। इनमें होता है फ्रांसिस सर इनिशियल डिफेंस, और 45 दिन के अंदर होती है अपील रिवीजन पिटीशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई हादसा हो गया, फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है, कोई और काम में आदमी उलझ गया, तो वो डेफिनेटली उसके बाद भी दे सकते हैं। और जो डिले है रीजन है कि भाई मेरा ये रिवीजन पिटीशन है तो इनिशियल डिफेंस में डिले क्यों हो गया, कंट्रोल करने का पावर हर डिसिप्लिनरी, हर रिविजनरी अथॉरिटी के पास होता है ना, चाहे कितना भी डिले है। जी जी हाँ जी जी। और मतलब ये एक और पूछना था कि मतलब अभी किसी ने मतलब अभी पहले सस्पेंशन कर दिया, फिर ड्यूटी पे भी ले लिया, अभी कोई भी कारण से मतलब सस्पेंड किया, उसको वापस 10 दिन 15 दिन या महीने में ड्यूटी पे भी ले लिया, लेकिन मान लो इन सर्विस उससे वापस वो लीगल केस वापस खुल सकता है कि उसी पे वो केस कर सकते हैं बाद में? लीगल केस तो अलग है, लीगल केस होता है, कोर्ट केस होता है, ठीक है।
अभी जैसे कि हाँ। एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया और वापिस नौकरी पे भी ले लिया, तो मैं बोला था सस्पेंशन का मेरा सेशन शुरू हुआ उसके पहले कि सस्पेंशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेजर। हाँ। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का डीआर फेल है वो क्या करता है, जो सस्पेंशन करता भी वही है, रिवोक भी वही करता है, ऑर्डर फॉर्मल वही से नहीं करता है, जी रिवोक हो जाता है। जी जी ब्रांच ऑफिसर को जो भी डिपार्टमेंट का ब्रांच ऑफिसर को फाइल पुटअप करते हैं कि भाई ये रिवोक हो गया, अभी इसको चार्जशीट का क्या करना है, ऐसा करके है। तो जी चार्जशीट जी अगर वो चार्जशीट देना नहीं चाहता है तो सस्पेंशन पीरियड है वो सस्पेंशन ड्यूटी नहीं होगा, पेंडिंग ड्यूटी हो जाएगा अपने आप। जी जी सर सर बोलिए सर। सर सस्पेंड होना गुनाह है या सजा है क्या? नहीं, मैंने पहले ही बोला था सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, क्योंकि ये प्रशासन को कई मतलब सर्कमस्टांसिस में इंसान को सस्पेंड करने की जरूरत पड़ती है एम्प्लॉय को, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि डॉक्यूमेंट को टेम्पर नहीं कर पाए या तो विटनेस को कोई मतलब गुमराह नहीं कर पा रहे, और सारे रीजन, किसी अथॉरिटी एसीबी सीबीआई पुलिस के द्वारा उसकी इंक्वायरी चालू है तो भी हम सस्पेंशन में रख सकते हैं, गुनाह नहीं है वो। गुना तो क्या है, साबित होने के बाद ही गुना बोल सकते हो, इसलिए तो हम आर्टिकल ऑफ चार्जेस बोलते हैं। मतलब आपको है ना प्रपोजल ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बोलते हैं, आपके ऊपर ये प्रपोज कर रहे हैं कि ये पेनल्टी मतलब ये आपने किया है ऐसा करके, लेकिन ये नहीं बोलते गुना साबित हो गया है। साबित तो एनआईबी होने के बाद ही होता है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद। सर बिना सस्पेंड किए अगर किसी कर्मचारी को 10 या 15 दिन तक घर पे बिठाते हैं तो क्या वो सस्पेंशन में माना जाएगा? नहीं, वो नहीं है, वो एक्चुअली ऐसा कोई प्रावधान नहीं है रोलिंग के अंदर कि पुट ऑफ ड्यूटी करना है। तो पुट ऑफ ड्यूटी हो सकता है कि आपका रनिंग स्टाफ से स्टेशनरी जॉब में पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है, कि अथॉरिटी को ऐसा लगे कि भाई उसको रनिंग में यूटिलाइज करना मुनासिब नहीं है तो आपको जरूर वो स्टेशनरी ड्यूटी में यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन पुट ऑफ ड्यूटी करके घर पे भेजा के पूरा पगार देना, ऐसा रेलवे में कोई प्रावधान नहीं है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके दीपक, बोलिए साहब। रमेश भाई हाँ साहब, बोलिए साहब। जैसे कोई किसी में मल्टीपल मतलब कैटेगरी इन्वॉल्व हो, ओके, मल्टीपल कैटेगरी यानी मतलब एक से ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, ओके कैटेगरी और डिपार्टमेंट। ओके ओके तो ओके। उस केस में जो है इंक्वायरी ये और उसके बाद जो पनिशमेंट है वो अलग अलग सब अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से दी जाएगी या जो इसका इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके तहत दी जाएगी? जैसे कि एक ट्रेन इंसिडेंट में हो सकता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का आदमी भी इन्वॉल्व हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी आदमी हो और ये अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी हो, है ना। अभी होता है क्या है कि बिफोर इश्यूइंग चार्जशीट एक एमजेई होती है आपकी, मेजर जॉइंट इंक्वायरी, इसके अंदर सारे मतलब एम्प्लॉई के बयान होते हैं, ठीक है, और जो इंक्वायरी कंडक्ट करता है चेयरपर्सन उसमें उसका कंक्लूजन भी दिया होता है कि कौन सा आदमी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है या सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो हर एमजेई मतलब हर एम्प्लॉई का डीआर केस के अंदर वो एमजेई की कॉपी रहती है, कहीं कहीं तो आईयूडी की तौर पे भी एमजेई की कॉपी लगी हुई रहती है। तो हर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना माइंड अप्लाई करके ग्रेविटी को देखते हुए पनिशमेंट दे सकता है। हो सकता है कि मतलब ऑपरेटिंग और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पनिशमेंट में वेरिएशन हो, लेकिन उसको दोनों को अपने अपने हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के हिसाब से वो आगे जा सकता है ना। किसी का एग्जांपल भी कोट कर सकता है कि भाई मेरे को ऐसा ज्यादा पनिशमेंट दिया, दूसरे डिपार्टमेंट को कम, लेकिन वो उस अथॉरिटी को डिसाइड करना है कि उसको क्या दिया। वो तो बोलेंगे भाई नॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट ये है, मेरे को ये मानना है, मैं ये पनिशमेंट दिया, इसका रीजन ये है। आप दूसरा डिपार्टमेंट से आप किसी का कंपेयर करो तो वो अथॉरिटी नहीं मानती है, समझे ना। एक कॉमन सर एक और पूछना था। हाँ बोलिए सर। और पूछना था, मान लो कि जैसे मतलब कोई केस इम्प्रेस का मतलब लफड़ा हुआ या किसी ने वो पैसा गबन कर लिया हो या मतलब उसको चार्जशीट पहले उस टाइम एट ए सर्विस में नहीं दी गई हो और आफ्टर रिटायरमेंट मतलब वो रिटायरमेंट के बाद उस पर क्या पनिशमेंट इंक्वायरी कर सकते हैं क्या? तो कितने साल तक कर सकते हैं? और बुझलिया, क्योंकि आपने बोला ना केस इम्प्रेस जनरली कमर्शियल डिपार्टमेंट में ये सब केस इम्प्रेस वाला लफड़ा वगैरह रहता है। ये तो प्राइवेट केस मतलब गवर्नमेंट केस उसमें कुछ ऐसी अनइवन बात हो जाती है तभी, और आदमी कोइंसिडेंटली रिटायर भी हो जाता है। तो रेलवे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप 4 साल तक चार्जशीट दे सकते हो रिटायरमेंट के बाद भी, है ना।
तो रिटायरमेंट के बाद में। ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे, है जनरल मैनेजर भी नहीं देंगे, रेलवे बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे 4 साल तक। और ऐसे ओके चार्जशीट दिया भी है हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जी माध्यम जी से। और उसकी सारी चीज है वो ये सेक्रेटरी यूपीएससी बोलते हैं, उस तरह से डील होती है पूरी। तो ऐसा नहीं है कि कोई घपला करके रिटायरमेंट में बच जाए, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। उसका कटिंग पेंशन भी लास्ट मंथ पे हो जाता है अगर प्रूव होता है तो, है ना सब। जी जी ओके। और कोई नहीं सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपके द्वारा आज। सर ये रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल सुना था, वो क्या होता है? रेलवे रेट ट्रिब्यूनल पहले था कि जिसके अंदर कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम रेलवे सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम रेलवे सर्विस, है ना, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट के रेट और ये टैरिफ के उसके जो केसेस आते थे, उसके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आरआरटी को केस जनरल मैनेजर के माध्यम से भेजा जाता था, है ना। और उस केस के अंदर उस आरआरटी रेलवे रेट ट्रिब्यूनल का यूज को मायने रखते हुए उस पेनल्टी को अगर रिड्यूस करना चाहा तो अथॉरिटी जीएम के द्वारा हो सकती थी। आजकल रेलवे रेट ट्रिब्यूनल से एग्जिस्टेंट में नहीं है ऐसा। रेलवे रेट ट्रिब्यूनल है लेकिन डीआरए और डायरेक्ट रूल नंबर 31 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है ना। बोलो रमेश भाई। हाँ हाँ सर, अभी सीएलआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ। क्योंकि अभी मेटर सीएलआई की चल रही है, अपनी ट्रेनिंग भी वही चल रही है। हाँ बोलो। तो जैसे अभी 1 मिनट हाँ से अतुल सर, मैं दूसरे भेजता हूँ, दूसरे में याद रखो, अभी नहीं होगा, अभी 30 सेकंड बाद ओके सर, मैं दूसरे भेजता हूँ। ओके ओके सर। क्वेश्चन में अभी डीआर से रिलेटेड। वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। अगर कोई डीआर से रिलेटेड है तो मैं अगेन आ सकता हूँ वापिस, अदरवाइज आपका सेशन सीएलआई कंटिन्यू करेंगे। राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। कभी भी डीआर से रिलेटेड यू आर मोस्ट वेलकम। और 612 सीएजी नंबर, कभी फोन पे भी मशवरा कर सकते हो, ठीक है।